तो यहाँ देखेंगे हम लोगों ने क्या बनाया, एक प्लांट। क्या बनाए हैं, प्लांट। अब देखो जो प्लांट होता है वो, उसको जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें वो कहां से हासिल करता है, इन्वायरमेंट से। कहां से हासिल करता है, इन्वायरमेंट से। कौन कौन सी चीजें वो इन्वायरमेंट से हासिल करता है, एब्जॉर्ब करता है? बोलो। हाँ, इतनी सारी चीजें प्लांट क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। मैं आपसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था प्लांट सराउंडिंग से क्या क्या एब्सॉर्ब करता है ना? तो आपने ये चार जवाब दिए। कौन कौन सा? गैसेस, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट। ठीक। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन चारों चीजों में से प्लांट के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हाँ, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? वाटर। वाटर इज द मोस्ट important factor which affects plants productivity. हाँ, मैंने आपको पूछा अभी सवाल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो आप लोगों ने बोले वाटर। और वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा फैक्टर कर सकता है? तो वाटर कर सकता है। अब हमको आज के लेक्चर में बस यही बात करनी है ज्यादातर कि वाटर के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है कि वो पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दूसरा वो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ऐसी क्या क्या खूबियां हैं वाटर के अंदर जो वो ये दो काम करता है। ठीक है, ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखे, देखो प्लांट्स किससे मिलकर बने हैं? सेल से। किससे मिलकर बने हैं? सेल से। और सेल मिलकर क्या बना लेते हैं? टिश्यूज बना लेते हैं। तो जितने भी सेल होते हैं ना बेटा, जितने भी सेल होते हैं, इनका जो मेजर कंटेंट होता है वो अपना वाटर होता है। क्या होता है? हर एक सेल के अंदर 90 to 95% वाटर होता है। अब देखो ये अगर 90 to 95% वाटर एक सेल में से मैं निकाल लूंगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक। और अगर सेल श्रिंक हो गया तो देखो प्रॉपर टिश्यू नहीं बनेगा, और अगर प्रॉपर टिश्यू नहीं बना तो क्या प्लांट का स्ट्रक्चर सही से बन पाएगा? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो वाटर है ना बेटा, ये वाटर ये क्या करता है? प्लांट में टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है?
मतलब उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखने में हेल्प करता है। किसको? सेल को। सेल का स्ट्रक्चर प्रॉपर तो टिश्यू का प्रॉपर, और टिश्यू का प्रॉपर तो प्लांट का प्रॉपर। समझ में आया? बढ़े आगे, ठीक है, रीड कर। दो पॉइंट लिखे मैंने अभी, है ना। पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिए। अब मैं आपको पहले थर्ड पॉइंट समझाता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। मेरे को एक बार आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताओ, केमिकल रिएक्शन। 6CO2 बोलो प्लस 12H2O, ये क्या बनाते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने के लिए हमको लगते हैं दो रिएक्टेंट। उसमें से एक रिएक्टेंट तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? वाटर। अगर मैं यहाँ से वाटर हटा दूं, प्लांट को वाटर दो ही ना, प्लांट ने वाटर ना रहे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी? बोलो। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या खाना बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग वाटर की इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं कि वो कैसे प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है प्लांट की, ठीक है। बढ़े आगे। हाँ, ये पॉइंट समझ में आया आपको? तीसरा, वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों इसेंशियल है? समझ में आया? क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बिना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। आ जाते हैं अब सेकंड पॉइंट पे। देखो एक बात यहां पर ध्यान से देखो, ये अपना प्लांट, ये इसकी रूट, और यहां पर मैं एक लीफ बना दे रहा हूं। यहां पर हम लोग बना देते एक सन। अब देखो जब सनलाइट आएगी, इस सनलाइट को अपना लीफ रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के बाद क्या करेगा बेटा? इस लाइट और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगी, नीचे से वाटर एब्जॉर्ब होके आएगा, तो होगा क्या? इसको ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, तो खाना बनेगा। क्या बनेगा? फूड बनेगा। अरे ग्लूकोज बन रहा है ना, ग्लूकोज क्या है? खाना ही है ना, फूड बन रहा है ना। क्या बनाता है फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? लीफ में। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग खाना तो मुंह से खाते हो, लेकिन खाने की जरूरत क्या सिर्फ मुंह को है क्या? तुम्हारी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को नहीं है क्या? है ना। तो कैसे पहुंचता है वो हर एक बॉडी के पार्ट में खाना? ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होके, है कि नहीं? अगर ब्लड ना रहे, मीडियम ना रहे, तो हर जगह पहुंच सकता है क्या आपका खाना? नहीं। और अगर हर जगह नहीं पहुंचेगा तो सर्वाइवल पॉसिबल होगा क्या? नहीं। ऐसे जैसे वहां पर हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखे, यहाँ पर लीफ में बन रहा है खाना। क्या खाने की जरूरत सिर्फ लीफ को है? अरे पूरे प्लांट के हर एक सेल को है ना, उसको रूट को भी है, स्टेम को भी है, और दूसरे पार्ट्स को भी है। तो यहाँ से जो खाना बना है, इसको हम लोग को दूसरी जगह भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। सही बात है। हाँ, अब इस खाने को दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाएगा? देखो जो हम खाना खाते हैं वहां पर एक मीडियम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है खाने को, वो होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड ना? अच्छा लिक्विड, ठीक है। कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड। तो यहां से जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां पर देखो आपको पता होना चाहिए प्लांट के पास जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स होते हैं, है कि नहीं? जाइलम और फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है ना बेटा, इस फ्लोएम में
वाटर की मदद से ये जो खाना बन रहा है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? अरे ये जो वेन होती है आपकी बॉडी की वेन, ठीक है, वेन को यहाँ पर क्या समझ लो, फ्लोएम की वेसल। ठीक है, यहाँ पर इस सेल में समझ जाओ, यहाँ पर इस लीफ में बना खाना, ग्लूकोज बना। अब यहाँ पर इस ग्लूकोज को मेरे को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ये काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। लेकिन प्लांट में काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट करवाने का वाटर करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल, बढ़े आगे। ठीक, मिटा दूं क्या ये, है ना? नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है बेटा, वो देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या देखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तभी भी आपको समझ में आएगा कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी को वाटर क्यों और कैसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है वाटर की? तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में वाटर अपने कौन से फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। कितना मुश्किल है ना, है ना? बहुत मुश्किल है। सेकंड पॉइंट, वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर क्या है? it has pH of, it has neutral pH या फिर it has pH value of 7। अब देखो, आपको एसिड और बेसिक स्केल पता है क्या? हाँ, हम लोगों ने क्या पढ़े कि स्केल पे जो 7 जो वैल्यू रहती है क्या इंडिकेट करती है? न्यूट्रल को। 7 से आगे जाते जाएंगे तो चीजें क्या होती जाएगी? हाँ, बेसिक। और 7 से पीछे आते जाएंगे तो चीजें क्या होंगी? एसिडिक। स्केल जो रहती है ये 0 से 14 के बीच में रहती है कि नहीं? तो जो अपना वाटर है, इसकी जो पीएच है वो 7 है, तो इसकी ये कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर मैंने देखो, ये वाली बात तो मैंने आपको समझा दी, इट हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7, और इसीलिए क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल। ये आपको समझ में आया? लेकिन मैं ऐसा क्यों बोला कि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट? सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? कि जब देखो सॉल्यूशन बनता है, लेट्स से मैं शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो ये जो शुगर होता है बेटा, ये क्या होता है? सॉल्यूट। क्या होता है? जिसको मिलाया जाए। ठीक है, और वाटर क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट, जिसमें मिलाया जाए। ठीक है, ये तो ये अपना वाटर है, और यहाँ पे इसमें हम लोग जो शुगर डालेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब मैंने इसको बेस्ट सॉल्यूट क्यों बोला? अब बहुत ध्यान से सुनो। प्लांट देखो तरह तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। प्लांट तरह तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। हो सकता है कुछ रिएक्शन ऐसी हो जो एसिडिक कंडीशन में ना हो, कुछ रिएक्शन ऐसी हो जो बेसिक कंडीशन में ना हो, तो कुछ हो ऐसा हो सकता है एसिडिक में ना हो, कुछ बेसिक में ना हो। तो बेस्ट क्या बचता है हमारे पास? न्यूट्रल बचता है। क्या बचता है? हाँ, न्यूट्रल होने की वजह से क्या होता है ना, वाटर का पीएच न्यूट्रल है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है
तो वाटर उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, न्यूट्रल है। अगर एसिडिक होता या बेसिक होता तो वो नॉर्मल जो भी रिएक्शन हो रही है ना प्लांट में उनको क्या करता, इन्फ्लुएंस करता, क्या करता, उनमें चेंज ले आता, नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। हाँ, तो अगर एसिडिक होता तो भी रिएक्शन अच्छे से नहीं होती। अगर वाटर एसिडिक होता, प्लांट में प्रेजेंट होता, तो प्लांट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती वो अच्छे से नहीं होती। अगर होती कुछ रिएक्शन अच्छे से होती, लेकिन जो बहुत सारी रिएक्शन होती हैं उनमें से कुछ अच्छे से हो जाती है, लेकिन जो बाकी बची हुई है वो अच्छे से नहीं हो पाती। अगर बेसिक होता तो ऐसे ही होता, इसका वाइस वर्सा। ठीक है, न्यूट्रल होने की वजह से क्या है कि वो डायरेक्टली रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता, रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? तो समझ में आपको, वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट, इट हैज पीएच वैल्यू ऑफ 7 और 7 इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो क्या? हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो? 11th में था क्या? पढ़े? चलो चेक कर लेते हैं कितना अच्छे से पढ़े हो। बफर मतलब क्या होता है बेटा? बफर मतलब क्या होता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े तो ये तो आना चाहिए, ये तो पलट गए। हाँ, नहीं पढ़े क्या? देखो, बफर मतलब वो होता है जो अपने अंदर चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे। क्या करे? अपने अंदर चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे, अपने अंदर जल्दी चेंज ना आने दे। ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा है वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर। अब ऐसा क्यों लिखा है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग। हाँ, अच्छे से डिटेल में आएंगे। बिकॉज water has high क्या लिखा देखो, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ फ्यूजन और हाई, टेक्स्ट बुक में देख लो रे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर खोलो, मार्क वो हाईलाइटेड लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, वाटर थर्मल बफर जैसा एक्ट करता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हाई हीट ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा हाई स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं और हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। तीनों टर्म हम लोग समझते हैं, फिर अपन इस पे आएंगे कि थर्मल बफर क्यों बोलते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या समझते हैं? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस है हमारे पास और हम लोग चाहते हैं उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दे, तो हम लोग को कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे को वाटर के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है उसके टेम्परेचर को, तो मेरे को बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा? हीट ऑफ फ्यूजन का
इसका उल्टा कर दो, 1 ग्राम सब्सटेंस को कूल करने के लिए, क्या करने के लिए, कितना टेम्परेचर लगेगा, कितनी हीट आपको निकालनी पड़ेगी उसमें से, क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोल देंगे हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर के 1 ग्राम सब्सटेंस में से अगर आप उसको चाहते हो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से कम कर दो तो आपको अच्छी खासी हीट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होगा, वाटर के 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर आपको वेपोराइज करवाना है, क्या करवाना है, वेपोराइज करवाना है, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी। हाँ सर कुछ नहीं समझ में, क्या भूल रहे हो, है ना। पहले इसका रीजन समझते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों होता है, बिकॉज वाटर हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वेंडरवल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, सही बात है। हाँ तो बहुत ध्यान से देखना, ये लेट्स से वाटर के मॉलिक्यूल बना दो, ध्यान यहाँ पर चाहिए भैया, अगर मैं बोलो ध्यान यहाँ पर तो मतलब यहीं पर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अब देखो अगर मेरे को किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना होता है ना तो कैसे बढ़ता है, ध्यान देना, होता है क्या, अगर मैं यहां से इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, क्या करना स्टार्ट करेंगे, इस हीट की वजह से यहां से जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब ऐसे 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 रैंडमली वाइब्रेट करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, उस सब्सटेंस की क्या बढ़ती है, हीट बढ़ती है, क्या बढ़ती है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है, अल्लाह तो क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, समझ में आ रहा है। हाँ अब देखो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल, अब देखो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना है ना, मैं इसको बोला कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, क्या है, हाँ, तो अगर मेरे को इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं नीचे से पहले तो इसको लेट से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो ये मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या है, बॉन्ड है, और इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ, और हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये जो इतनी सारी बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, उसके बाद उसके लिए अच्छी खासी एनर्जी लगेगी ना, और उस चलो बॉन्ड टूट भी गई, उसके बाद वो मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ताकि वो वाइब्रेट कर सके, तो देखो हम लोग को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अरे बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसलिए हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, हम लोग वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, हम लोग को हाई हीट देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। पहले वो उसके बीच की बॉन्ड टूटेगी, उसके बाद जाके वो कहीं एनर्जी अब्सॉर्ब करके वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तब जाके टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब वाटर जो है वो अपने अंदर आसानी से चेंज आने दे रहा है कि अपने टेम्परेचर में नहीं आने दे रहा। तो देखो अपने अंदर जो चेंज ना आने दे उसको बफर बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि वाटर बिहेव एज अ थर्मल बफर, समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्म मतलब क्या होता है, हीट, तो जो हीट या फिर टेम्परेचर जो अपने टेम्परेचर में जल्दी चेंज नहीं आने देगा उसको हम लोग थर्मल बफर बोल देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, बड़े आगे, हाँ मैंने खाली ये एक एग्जांपल से आपको थर्मल बफर का मतलब समझा दिया, तो ये और ये लेने की जरूरत नहीं है अपनी, ठीक है। बड़े आगे, वाटर शो गुड एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले हम लोग समझते हैं कोहेसिव क्या होता है, एडेसिव क्या होता है ना। तो इसके एक बहुत आसान से एग्जांपल आपको दे देता हूँ, है ना, कि अगर समझ जाओ एक लड़का और एक लड़के के बीच में शादी हो रही है, एक लड़के और एक लड़के की शादी करवा रहा हो, तो ये क्या है, कोहेसिव फोर्स, इनके बीच में क्या है, तो ये लोग जिस फोर्स के जरिए जुड़ रहे हैं वो कौन सी फोर्स होगी, कोहेसिव फोर्स। और एक लड़के और एक लड़की की शादी करवाऊंगा तो ये जिस फोर्स के जरिए जुड़ेंगे वो होगी एडेसिव फोर्स। अब इस एनालॉजी को हम लोग यहाँ पर बैठाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये क्या है, ग्लास बना दिया मैंने, ठीक है,
इस ग्लास में मैंने भर दिया पानी, मैं मॉलिक्यूल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो। तो पहले मैंने आपको कोएसिव क्या बोला कि अगर एक लड़के और एक लड़के के बीच में जो अगर बॉन्ड बनती है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोएसिव फोर्स होता है। लड़के और लड़के का मतलब क्या है? सेम चीजों के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो होता है कोएसिव फोर्स। क्या होता है? समझ में आया? लेकिन अगर दो अलग अलग सब्सटेंस या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो होगा एडहेसिव फोर्स। या उन लोग जुड़ रहे हैं तो किस फोर्स के जरिए जुड़ेंगे? एडहेसिव फोर्स के जरिए। इतना समझ में आया? अब देखो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी बेटा कोहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? अब देखो ये जो अपना वाटर होता है ना, ये ग्लास, ये जो ग्लास है, ग्लास इसकी वॉल के साथ भी क्या दिखाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके साथ भी एफिनिटी दिखाता है। क्या शो करता है? एफिनिटी दिखाता है। तो इसके साथ वो जो एफिनिटी दिखाता है, जो उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा वो होगा एडहेसिव फोर्स। सर एडहेसिव फोर्स समझा नहीं। कैसे सर? वाटर कैसे उसकी दीवार के साथ कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा सकता है? उसके साथ कैसे चिटक सकता है? अरे तो एक ग्लास में पानी भरो, ठीक है, और ग्लास को पूरा उड़ेल दो, तो आप देखोगे जब ऐसा करके तो थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल अभी भी साइड साइड में लगे हुए होंगे। क्यों लगे हैं? क्योंकि वो जो वाटर है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है किसकी? ग्लास की वॉल के साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ग्लास की वॉल के साथ जो वाटर एफिनिटी दिखा रहा है, जो फोर्स दिखा रहा है वो है एडहेसिव फोर्स। वो क्या है? और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? समझ में आया? हाँ। अब सर इस एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स से फायदा क्या है? तो अब इस ग्लास में हम लोग क्या डाल देते हैं? एक स्ट्रॉ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभी मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ, कैपिलैरिटी क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप कभी भी एक बाहर जूस पीते हो, तो ये जो जूस है और जूस वाला जो स्ट्रॉ देता है, तो देखो स्ट्रॉ में अपने आप ये जूस ऊपर आ जाता है। आप लोग खींचते हो क्या? अरे बिना खींचे भी आपने जस्ट स्ट्रॉ डाले तो इस स्ट्रॉ के अंदर डायरेक्टली यहां तक ऐसे भर जाता है। वो स्ट्रॉ भर जाता है ना? ए तेरी तू ऐसे इसको स्ट्रॉ को ऐसे बेटा इसमें डाल दे, जूस में, तेरी स्ट्रॉ के अंदर ये नहीं चढ़ेगा, पानी नहीं चढ़ेगा, जूस नहीं चढ़ेगा। सुफियान की बहन है ना तू, इसीलिए ऐसे सवाल कर रही है। कभी मतलब जूस नहीं पिया तुमने? स्ट्रॉ से नहीं पिए तो फिर तू अंधी है। हाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं तेरे पास, ऐसा वो बोलिए। चलो ठीक है। हाँ, तो देखो इस स्ट्रॉ में ये जो जूस या पानी जो चढ़ जाता है ना ऊपर की तरफ, इस चढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये वाटर या फिर जूस क्यों चढ़ेगा इस स्ट्रॉ के अंदर? ध्यान देना। आपने डुबाए तो देखो क्या होगा, इसके जब डुबाओगे तो बेटा इसके अंदर खाली जगह दिखेगी वाटर को, तो वाटर यहां जाएगा। अरे बोलो, वाटर या जूस जाएगा। अब देखो अगर ये जो इसकी वॉल है, इसकी वॉल के साथ अगर जो वाटर के मॉलिक्यूल या जूस के मॉलिक्यूल अच्छे से चिपक गए तो होगा क्या? इस स्ट्रॉ में जो जूस या वाटर है वो यहीं तक मेंटेन रहेगा, और अगर नहीं चढ़ा तो नीचे उतर जाएगा। नहीं चिटकेगा तो क्या होगा? नीचे उतर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे बोलो। अरे मैं स्पाइडरमैन हूं, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल, यहाँ पर एक वॉल, मेरे जैसे बहुत सारे जन, ठीक है, हम सब क्या? वाटर के मॉलिक्यूल। ऐसा ऊपर से स्ट्रॉ आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं वाटर की वॉल के साथ साइड साइड से अच्छे से चिपकूंगा तो मैं ज्यादा ऊपर तक जाऊंगा, मेरे नीचे वाले फिर ऊपर आएंगे। सही बात है, मतलब मैं जितना अच्छा एडहेसिव फोर्स दिखाऊंगा तो उतना ऊपर तक मैं जा पाऊंगा। ठीक है, सही बात है। हाँ, अब देखो अगर मैंने अच्छा एडहेसिव फोर्स दिखा दिया, अच्छे से साइड से चिपक गए वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है।
अच्छे से साइड साइड से चिपक गए। लेकिन अगर ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे तो होगा क्या, ये चेन टूट जाएगी। क्या होगी, वाटर के मॉलिक्यूल की चेन टूट जाएगी, तो थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर ही रह जाएंगे और बाकी नीचे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, पूरा एक ऐसा कंटिन्यूअस चेन देखने को मिलती है आपको। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि एडेसिव फोर्स भी अच्छा रहता है और कोहेसिव फोर्स भी अच्छा रहता है। समझ में आया। अब देखो वाटर का कोहेसिव और एडेसिव फोर्स अच्छा है ना, ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा कैपिलरिटी दिखाएगा या कम कैपिलरिटी दिखाएगा। अब देखो ज्यादा कैपिलरिटी दिखाने का मतलब क्या है, देखो प्लांट में, ये जो प्लांट होता है बेटा, रूट से पानी एब्जॉर्ब हुआ। अब देखो ये जो सेल है, इन सेल के बीच में पोर्स रहते होंगे, इन पोर्स के बीच बीच से ऐसे होते हुए, या फिर वो जो जाइलम वेसल है जिसके जरिए वो ऊपर जाता है, तो ये भी एकदम स्ट्रॉ की तरह है। अगर वाटर का कोहेसिव और एडेसिव फोर्स अच्छा नहीं होगा तो जाइलम, देखो प्लांट तो बहुत टॉल टॉल होते हैं, अरे बोलो, और हम लोग को तो पानी हर एक लीफ तक पहुंचाना है, हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो अगर कोहेसिव और एडेसिव फोर्स अच्छा नहीं रहेगा तो जाइलम की वेसल में क्या पानी ऊपर तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। तो वाटर की कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम, और ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका कोहेसिव और एडेसिव फोर्स अच्छा है। समझ में आया, ठीक। इतने सारे पॉइंट पढ़ने के बाद आपको समझ में क्या आया, हम लोगों को वो पढ़ना क्या था, हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किए थे, यहां पर ध्यान दो, ये इधर देख, हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कि प्लांट क्या क्या एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से। तो क्या क्या करता है, गैसेस, गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स और वाटर और सनलाइट, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है। अब सवाल ये उठता है कि देखो इतनी सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर मैं कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं रोक दूं, जिसको मैं प्लांट के लिए रोक दूं, तो उससे होगा क्या, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी हो क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए, प्लांट की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट हो जाए। कौन, इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है दूसरी लैंग्वेज में, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वाटर होती है। अब वाटर क्यों होती है, उसके लिए हम लोगों ने इतनी सारी बकैती की है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे कि जो हर एक प्लांट का जो सेल होता है उसका जो स्ट्रक्चर मेंटेन है, उसमें जो टर्जिडिटी है वो वाटर की वजह से। क्यों, क्योंकि वाटर एक सेल में 90 to 95% प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वाटर नहीं होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा ना, सेल श्रिंक हो गया तो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा क्या, नहीं, इसीलिए वाटर इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ। फिर उसके बाद वाटर भी एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। आपको किसी भी चीज को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो आप किसकी मदद से करोगे, वाटर की मदद से। जैसे अपनी बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना रहता है तो किसकी मदद से होता है, ब्लड की मदद से होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा, वाटर इज इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जरूरी है, क्या है, हाँ, जैसे रोटी कपड़ा मकान जरूरी होता है ना, वैसे वाटर इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और मैं इसे देखिए वाटर इंपॉर्टेंट है। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज है। देखो मैं आपको पहले एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपकी बॉडी में देखो, जब आपको बेटा बुखार चढ़ता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो होता है कि आपकी जो टेस्ट बड रहते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता पता है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस रहती है ना वो अफेक्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के जो एंजाइम है ना, जो रिएक्शन करवाते हैं वो डीजनरेट करने लग जाते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, एंजाइम क्या करने लगते हैं, जो रिएक्शन करवाते हैं वो डीजनरेट करने लग जाते हैं। और वो जैसे डीजनरेट करते हैं ना, आपकी मुंह का टेस्ट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। वो नॉर्मल कब होता है, जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन अफेक्ट हो सकती है। सही बात है। अब एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है, वाटर। मीडियम क्या है उन रिएक्शंस का, क्या है, वाटर। सॉल्वेंट है ना बे, हाँ, तो उनका मीडियम क्या है, वाटर। अब देखो अगर गर्मी बढ़ी, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ गई, थोड़ी सी जबान बहुत फिसल रही है आज मेरी। थोड़ी सी अगर गर्मी बढ़ी या कम हुई, अगर उससे वाटर का टेम्परेचर ज्यादा या कम होने लग गया, इतनी कम डिग्री के टेम्परेचर में चेंज आने से, तो होगा क्या, रिएक्शन में चेंज आएगा, रिएक्शन में फर्क पड़ेगा। तो मतलब फिर प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी रहेगी, जो उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगी ना। तो प्लांट में चेंजेस आएंगे, एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे, और हम लोग वो या फिर वो प्लांट नहीं चाहता ऐसा। इसीलिए कुदरत ने ऐसा बनाया है वाटर को कि उसके अंदर जो हीट रहता है उसके लिए वो क्या होता है, उसकी हीट की वजह से अपने अंदर चेंज आने नहीं देता, जल्दी नहीं आने देता। हम लोगों ने देखे थे ना बड़े आगे,
बढ़े आगे। तो ये भी समझ में आया वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर क्यों, क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाइट ऑफ फ्यूजन होती है, हाइट ऑफ वेपराइजेशन होती है, और ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लोगों ने देखे वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके अंदर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी वजह से उसमें कैपिलैरिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोगों ने कैपिलैरिटी की भी इंपॉर्टेंस देखी। अगर ज्यादा कैपिलैरिटी नहीं दिखाएगा वाटर तो होगा क्या कि वाटर प्लांट के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, प्लांट के अपर पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आया? बढ़े आगे। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने वाटर के बारे में अच्छी खासी बातें कर ली। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल, ध्यान से सुनना। प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किस ऑर्गन से, किस पार्ट से होता है? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, which organ of the plant is responsible for water absorption? तो इस मुश्किल से सवाल का जवाब क्या है? सबको पता है ना? अगर नहीं पता ना बेटा तो फिर हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा कि प्लांट, अभी तक हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़े, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर, है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? रूट करता है। अब देखो दो तरीके के प्लांट हमको पढ़ने हैं, दो तरीके के आगे चल के प्लांट पढ़ने। एक पढ़ना है टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्या पढ़ना है, और एक पढ़ना है एपिफाइटिक प्लांट, क्या पढ़ना है। हमको देखना है टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे या किस फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान से हर एक लफ्ज को सुनो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट वाटर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और एपिफाइटिक प्लांट वाटर को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ये अभी हमको देखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को पता चला कि वाटर एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट में रूट से। किससे होती है? रूट से। अब इसी बेसिस पे ना हम लोग प्लांट को रूट के बेसिस में, अलग अलग टाइप ऑफ रूट के बेसिस पे प्लांट को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। कितने ग्रुप में बांट सकते हैं? हाँ, एक होते हैं नॉर्मल प्लांट या फिर उसको आप टेरेस्ट्रियल प्लांट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेरेस्ट्रियल प्लांट। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है एपिफाइटिक प्लांट। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल प्लांट होता है बेटा वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द रूट। कहां से एब्जॉर्ब करता है? फ्रॉम द रूट, या फिर मैं ऐसा बोल दूं बाय द रूट वाटर। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, इंग्लिश में बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। वाटर इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल, by the root from the soil in the liquid form, in the, नहीं समझा क्या? बहुत मुश्किल इंग्लिश बोल दिया क्या मैंने? नहीं ना, लिख दूं क्या इसको? वाटर इन टेरेस्ट्रियल plants is absorbed by the root from the soil। किस फॉर्म में? इन लिक्विड फॉर्म। देखो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है बेटा इनके पास है क्या है? नॉर्मल सी रूट है। क्या है? नॉर्मल सी रूट है। अब जो एपिफाइटिक प्लांट होते हैं ना, पहले ये समझो एपिफाइटिक प्लांट क्या होते हैं।
लेट्स से कोई बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा प्लांट है, हाँ बहुत बड़ा सा प्लांट है, उसका मैंने एक पार्ट बना दिया यहाँ पर आपको आगे करके दिखाया। तो इस प्लांट पे एक नया, कभी कभी इस प्लांट के ऊपर एक प्लांट उग जाता है, प्लांट के ऊपर प्लांट उग जाता है, उस प्लांट को क्या बोलते हैं? एपिफाइटिक प्लांट। क्या बोलते हैं? तो मैं ड्रॉ करता हूँ एपिफाइटिक प्लांट। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो प्लांट है बेटा, ये प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है ना? अगर ये प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है तो इसकी रूट क्या जमीन में जाएगी क्या? नहीं, इसकी रूट क्या होती है बेटा? बाहर ही होती है। कहाँ होती है? बाहर। अब बाहर है तो सर ये सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? नहीं, तो फिर सर कहां से करेगा? तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है बेटा इन्वायरमेंट से। कहां से एब्जॉर्ब करता है? कहां से? इन्वायरमेंट से। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? वाटर वेपर्स होते हैं ना? अरे होते हैं वाटर वेपर्स, हाँ। तो इन वाटर वेपर को ये जो रूट है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती। क्या कर लेती है? अगर ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले रही है मतलब इस रूट में ऐसा कुछ तो खास होना चाहिए ना, नहीं तो ये रूट भी कर लेती। इस रूट को जमीन के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? तो ये जो रूट होती है ना बेटा, इसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है। क्या होता है? वो स्पेशल टिश्यू का नाम है वेलामेंट टिश्यू। क्या नाम है? हाँ, वो वेलामेंट टिश्यू की वजह से ये जो एपिफाइटिक प्लांट की जो रूट है वो मॉइस्चर को या फिर वाटर को वेपर फॉर्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आया? पक्का? तो देखो इसकी रूट नॉर्मल रूट थी, लेकिन इसकी रूट नॉर्मल रूट है क्या? नहीं, इसकी रूट कैसी है? ऐसी रूट है जिसमें वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? समझ में आया? अब देखो यहाँ पर वाटर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, मैंने देखो फॉर्म में यहाँ पर अंडरलाइन किया। यहाँ पर वाटर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? हाँ, हवा में। यहाँ लिक्विड फॉर्म में देखो वाटर दिख रहा है। अबे इसके लिए लिखा है। किस फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है? हाँ हाँ, किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। लकीर के फकीर लोगों, इन epiphytic plant water is absorbed by, ध्यान से, हाँ यहां पर ध्यान दो, absorbed by epiphytic root। कौन सी रूट? which have special tissue called वेलामेन। क्या नाम है उसका? ये लिखा है ना? ठीक है। in the form of water vapor। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में? पेपर नहीं, हाँ वेपर। रीड करो। बड़े आगे, बहुत मुश्किल नहीं ना? यहां तक कुछ भी डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा, यहां हम लोगों ने क्या देखे? वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन देखे। क्या देखे? क्या था वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन? रूट। अब देखो रूट की वजह से दो टाइप के प्लांट थे, टेरेस्ट्रियल और एपिफाइटिक। ठीक है, अब ये इस नॉर्मल रूट की बात करने वाले, इस एपिफाइटिक प्लांट की इस चैप्टर में हम लोग को आगे बात नहीं करनी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूट के अभी क्या पढ़ने आ रहे हैं? रीजन्स। क्या पढ़ने आ रहे हैं? रीजन। क्या पढ़ने आ रहे हैं? रीजन।
हम लोगों ने देखो 7वें चैप्टर में, इसके बाद वाला चैप्टर हम लोगों ने पहले पढ़ा, उसमें भी हम लोगों ने रीजन ऑफ रूट पढ़े थे, याद है? अरे फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़े थे, कितने थे? कौन कौन से? सेल डिवीजन, सेल मैच्योरेशन और सेल इलॉन्गेशन। और दूसरे नाम थे क्या उनके? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। रीजन ऑफ रूट, तो अभी बेटा हम लोग को जो रूट के रीजन पढ़ने हैं, तो हम लोग को 4 रीजन पढ़ने हैं। कितने रीजन पढ़ने हैं? 4 रीजन। तो रूट बना लेते हैं पहले। क्या हुआ बेटा की बड़ी आवाज आ रही है आज? हाँ, मुर्दा हो गए? अच्छा, तो जो सबसे नीचे रूट में आपको सेल देखने को मिलेंगे, या जिस सेल का रीजन देखने को मिलेगा, वो रीजन आपको देखने को मिलेगा मेरिस्टेमेटिक सेल का रीजन। कौन सा सेल का रीजन? ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम नहीं होगा क्या? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। कौन सा रीजन? मेरिस्टेमेटिक रीजन ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, इसके ऊपर जो रीजन होगा बेटा कौन सा होगा? ठीक, यहाँ पर इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट है। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? हाँ, तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलेंगे? ठीक, इसके ऊपर कौन सा रीजन होगा बेटा? ये कौन सा रीजन है बेटा? रीजन ऑफ मैच्योरेटेड सेल का रीजन है ना, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन के बीच में एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? देखो यही लिखा है क्या? हाँ, तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेंगी? रूट हेयर्स। क्या देखने को मिलेगी? रूट हेयर्स। हाँ, हो गए 4 रीजन? हो गए। आपकी बुक वाले ने रीजन को जोन बोल दिया, बात एक किया, ठीक है। यहां तक कुछ भी परेशानी है क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको पता है रूट से क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और ज्यादा हेल्प कौन करता है इस रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने में? ये रूट हेयर्स करते हैं। कौन करते हैं? ये रूट हेयर्स करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प। ये जो रूट हेयर्स के रीजन के आजू बाजू, ये जो आपको सॉइल दिखेगी बेटा,
या जो ये इन्वायरमेंट दिखेगा, अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो रूट है रीजन होता है ना बेटा, बहुत, ये जो रूट हेयर्स होती है बहुत छोटी छोटी होती है। मैं रूट हूं, ठीक है, ये एक रूट हेयर है, ये रूट के हिसाब से बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। अभी आपको मैं इसका रेंज बता दूंगा कितना इसका साइज होता है। 1 to 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 to 10 मिलीमीटर, बहुत छोटा होता है। क्या होता है? मिलीमीटर। क्या? मीटर बोल रहा हूं मैं, सेंटीमीटर क्या बोल रहा हूं? हाँ, 1 to 10 मिलीमीटर। तो ये क्या करेगा, मैं ऐसे अभी क्या, मैं रूट हूं नॉर्मल, जिसके ऊपर रूट है नहीं, तो मैं कहां से वाटर को एब्जॉर्ब करूंगा? यहां से, इस एनवायरमेंट से। सही बात है, मेरे आजू बाजू जो प्रेजेंट है। अब जैसे ही मेरे पास रूट हेयर आ गई, मैं, मेरा रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ गया ना, अब मैं यहां से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। ये जो इन्वायरमेंट है यहां से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक। तो रूट हेयर्स के आजू बाजू ये जो छोटा सा इन्वायरमेंट है, या ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो इन्वायरमेंट है। इसका बेटा नाम होता है, क्या होता है? नाम होता है राइजोफोर है मेरे ख्याल में। राइजोस्फीयर। हाँ, तो इस माइक्रो एनवायरनमेंट का क्या नाम होता है बेटा? राइजोस्फीयर। क्या नाम होता है? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि रूट हेयर कहां से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? राइजोस्फीयर से। कहां से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? राइजोस्फीयर से। बहुत मुश्किल, बढ़े आगे। तो रूट वाटर कहां से एब्जॉर्ब करती है बेटा? राइजोस्फीयर से। ठीक है, बढ़े आगे। ये रूट हेयर बनी कैसे, हम लोग वो देखना तो भूल ही गए, है ना? तो देखते हैं रूट के अंदर रूट हेयर फॉर्म कैसे होती है। देखिए, देखो हम लोगों ने बेटा टीएस ऑफ स्टेम पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में, मतलब 7वें चैप्टर में, है ना? नहीं पढ़ा क्या? जिसमें सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? मर गए, जिंदा होना। कौन सी होती है? एपिडर्मिस की। उसके अंदर कॉर्टेक्स की, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकल, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, उसके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कुछ कुछ याद आ रहा है? आउटर लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस। रूट हेयर कैसे फॉर्म होते हैं हम लोग वो देखने आए ना। तो जैसे स्टेम की आउटर लेयर बनी हुई थी एपिडर्मिस सेल से, कौन से सेल से? रूट की जो आउटर लेयर बनी होती है वो बनी होती है एपिब्लेमा सेल से। कौन से सेल से? कौन से सेल से? सबका ध्यान यहां पर। तो लेट्स से मैंने एक एपिब्लेमा सेल बना दिया है। अब मैं दूसरा एपिब्लेमा सेल बना रहा हूं, जो रूट हेयर बन रहा है। ये रूट हेयर बना है क्या एपिब्लेमा सेल? नहीं। ये जो दूसरा वाला रूट हेयर सेल है क्या बन रहा है? एपिब्लेमा, सॉरी, ये जो एपिब्लेमा सेल है ये क्या बन रहा है? रूट हेयर।
कुछ बोलना है? देखो बेटा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? रूट हेयर। ये क्या है? हम लोगों ने क्या किया, एक रूट हेयर को या यहां वाले एक रीजन को जूम कर दिए। क्या कर दिए? जूम कर दिए तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो सेल है, ये सबसे आउटर लेयर का सेल है रूट की, जिसका नाम है एपिब्लेमा सेल। एक सेल के अंदर बेटा व्हाट इज सबसे उसका लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है? हाँ, वैक्यूल होता है। अब अगर ऐसा हो जाए, इफ ऐसा हो जाए कि किसी सेल का वैक्यूल का साइज और एनलार्ज कर जाए, तो क्या वो सेल का साइज बढ़ेगा? हाँ। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, पूरा ब्लैक कलर का, ये है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल के एनलार्ज होने की वजह से क्या हुआ है? वैक्यूल के एनलार्ज होने की वजह से इस सेल का साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हुआ है, उसका साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया है। तो रूट हेयर सेल कैसे बनते हैं? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की वजह से। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूल का साइज क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये देखो, न्यूक्लियस को इतना सा साइड में दबा दिया। ये जो आपको आजू बाजू वाला रीजन दिख रहा है, वो आपको पतला सा साइटोप्लाज्म है। वो क्या है आपका? तो देखो, आपका साइटोप्लाज्म यहाँ पर कैसा है? थिन साइटोप्लाज्म है। कैसा है? समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। ठीक। यहाँ पर एक लेयर आएगी, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं। थोड़ा गंदा हो गया। हट। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, लेक्चर में करता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या है? रूट हेयर है। क्या है? ये रूट हेयर बनी क्यों है? ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ड्यू टू, ये देखो, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इतना सा है, लेकिन इस सेल का साइटोप्लाज्म एक्सटेंड कर गया। क्या कर गया? और ये एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर का जो वैक्यूल है, ये क्या हो गया? एनलार्ज हो गया। क्या हो गया? समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा रूट हेयर के बारे में लिख लेते हैं। इट इज formed
ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक extension, cytoplasmic extension occurs due to enlargement of vacuole, root hair cell have thin cytoplasm, thin cell plasma membrane, and thin cell wall. ध्यान दो आपको, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन की वजह से हुआ कि जो वैक्यूल है इसका साइज इतना बढ़ गया कि जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत पतली सी जगह में रह गया, मतलब थिन हो गया। क्या हो गया? तो जो अपना रूट हेयर होता है उसमें थिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ इसकी जो आउटर ग्रीन कलर की आपको वॉल दिख रही है, इस वॉल को हम लोग बोलते हैं बेटा रूट हेयर। क्या बोलते हैं? सॉरी, सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जो आउटर ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। और जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपने 11th में सेल नाम का चैप्टर पढ़े, आपने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े होंगे। आपने यूकैरियोटिक एनिमल सेल और यूकैरियोटिक प्लांट सेल पढ़े होंगे। आपने जब आप यूकैरियोटिक प्लांट सेल पढ़ रहे होगे तब आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट के जो सेल होते हैं उनमें 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। कितने मेम्ब्रेन की? हाँ, 2 मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी होती है सेल वॉल। लेकिन ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ जो आउटर मोस्ट ग्रीन लेयर दिख रही है वो एब्सेंट होगी, सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना समझ में आता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल वॉल है बेटा, ये जो सेल वॉल है ये क्या है? ये है सेमी परमिएबल। ये क्या है? मतलब बाहर से आने वाली चीजों को, ज्यादातर चीजों को ये क्या करेगा? अंदर आने के लिए परमिट करेगा। क्या करेगा? इसके अंदर की जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है सेलेक्टिव परमिएबल। क्या है? या सेलेक्टिवली परमिएबल लिखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान दो, देखो आप समझो कि जो गोवंडी आने का रास्ता क्या, मेन रास्ता क्या है? गोवंडी स्टेशन। क्या है? गोवंडी स्टेशन को आप क्या समझ लो? सेल वॉल। वहां का जो गेट है गोवंडी स्टेशन का, वैसे तो नहीं है लेकिन इमेजिन कर लो, वहां का जो गेट है वो क्या है? सेल वॉल है। अब देखो वहां से तो कोई भी आ सकता है ना गोवंडी में, सही बात है ना? जो ट्रेन से उतरेगा वो सब हर एक जन गोवंडी में आ सकते हैं। लेकिन अब देखो वो जो लोग अंदर आ गए, क्या वो आपके घर पे आ जाएंगे? क्या आपके घर के दरवाजे के अंदर हर कोई आ सकता है क्या? नहीं, वही आ पाएगा जिसको आप जानते हो ना। तो आपका जो घर का दरवाजा है वो सेलेक्टिव परमिएबल है, वो सेलेक्टिव लोगों को अंदर आने देता है। और गोवंडी स्टेशन का जो दरवाजा है वो सेमी परमिएबल है, वो ज्यादातर लोगों को अंदर आने देता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। अब ये सेमी परमिएबल क्यों है? ये ज्यादातर चीजों को आने क्यों देता है? क्योंकि ये स्पेशल सब्सटेंस से बना होता है। हाँ, 2 चीजों से मिलकर बना, कंपोज्ड ऑफ, आप नीचे लिखना, जगह नहीं मेरे पास इसलिए यहाँ लिखना, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन के मिल के बने होने की वजह से क्या होता है? ये सेमी परमिएबल होती है सेल वॉल। क्या होती है? समझ में आ रहा है क्या?
सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है? ठीक है, आ रहा है समझ में, बुक में नहीं लिखा हुआ। ये सेल्यूलोज बेटा आउटसाइड प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में आउटसाइड की तरफ क्या होता है? सेल्यूलोज, और इनसाइड की तरफ क्या होता है? पेक्टिन। इतना याद रहेगा पक्का। और पॉइंट लिखना पड़ेंगे अभी अपने को। इसकी जो लेंथ होती है ना बेटा, लेंथ किसकी? हाँ, रूट हेयर की, वो होती है 1 to 10 मिलीमीटर। कितनी होती है? इसका जो आपको अपीयरेंस होगा ना, तो ये ट्यूब लाइक अपीयर करती है। कैसे दिखती है? हाँ, ट्यूब जैसे दिखती है, ट्यूब लाइक अपीयरेंस। जब आप इसको देखोगे तो ये आपको दिखेगी, कलरलेस दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? हाँ, इट इज कलरलेस डेलिकेट स्ट्रक्चर। कलरलेस है और क्या है? डेलिकेट, बहुत नाजुक होती है। इतना समझ में आया क्या? हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े, एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक कर दूं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों ने स्टार्ट किया बेटा प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या क्या चीजें करता है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखी कौन कौन सी चीजें करता है, कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। हम लोगों ने देखी वाटर अफेक्ट करेगा। वाटर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, सॉरी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन कर सकता है? वाटर कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये 3 फंक्शन। और वाटर की फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिए, है ना। प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखे कि जो वाटर के बारे में हम लोग जब से चिल्ला रहे, प्लांट का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो उसको एब्जॉर्ब करेगा? तो कौन करेगा? रूट करेगा। अब देखो, रूट के बेसिस पे प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक होता है एपिफाइटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट में नॉर्मल तरीके की रूट होती है, एपिफाइटिक प्लांट में एपिफाइटिक रूट होती है। एपिफाइटिक प्लांट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कहां से? वेपर, वाटर वेपर उसको एब्जॉर्ब करते हैं कहां से? सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, है ना, एटमॉस्फेयर से। जबकि अपना जो नॉर्मल सी रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दी सॉइल। ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेपर। अब देखो, मैंने फिर नॉर्मल रूट बनाई, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना। उसके हम लोगों ने देखे 4 रीजन है। सबसे नीचे वाला मेरिस्टेमेटिक है, उसके ऊपर वाला एलोंगेशन, उसके बाद रूट हेयर रीजन, उसके बाद रूट रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हम लोगों ने फिर देखो यहाँ पर देखे कि ये इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसकी हम लोग बात पिछले चैप्टर में अच्छे से बहुत डिटेल में कर चुके हैं, है ना, कि इससे ये कैसे बनता है, इससे ये कैसे बनता है, तीनों रीजन कैसे फॉर्म हुए, तो हम लोग देख चुके थे। क्या बचा था सिर्फ देखना, रूट हेयर कैसे बनती है ना। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, रूट हेयर के आजू बाजू वाला जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो छोटा सा इन्वायरमेंट है जहां जहां वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइजोस्फीयर। क्या बोलेंगे? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से। ठीक है, रूट हेयर कैसे बनती है? तो रूट की जो आउटर वॉल होती है, जो बनी होती है एपिब्लामा सेल से, कुछ एपिब्लामा सेल के अंदर जो वैक्यूल रहता है वो एनलार्ज कर जाता है, वो बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से उस सेल का साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाता है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है और ट्यूब लाइक दिखने लगता है। कैसे दिखता है? ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 to 10 मिलीमीटर। ये कैसा दिखता है? कलरलेस होता है, ट्यूब लाइक दिखता है। और कैसा होता है? कलर, और बहुत डेलिकेट होता है, थोड़ी सी बहुत नाजुक होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके अंदर आती है, तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर से बात की। अंदर आएंगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है? एक लार्ज वैक्यूल दिख रहा है, साइड में छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा है। इसकी कवरिंग क्या दिख रही है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिख रही है? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। कैसी होती है? हाँ। उसके बाहर वाली कवरिंग आपको क्या दिख रही है? सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? सेमी परमेएबल।